Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about the current affairs of जनवरी वीक 1। आज हम लोग बात करेंगे जनवरी वीक 1 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर को पढ़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी होगी। देखिएगा, बहुत सारे न्यूज़ डेली बेस पर आप सभी को पता है आप लोगों के न्यूज़पेपर में होते हैं। अब उन न्यूज़ में से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है वो हमें पता होने चाहिए। देखिए, उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ही हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर कभी भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसके बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे उसमें आता है एक तो फर्स्ट पेज हमारा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट पेज की हेडलाइंस। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा जो आता है वो आता है हमारा बिजनेस एंड इकोनॉमी का। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसमें ये 4 पेजेस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है हमारा फर्स्ट पेज, एक होता है हमारा बिजनेस एंड जो भी हमारा स्पोर्ट्स का पेज होता है। यहाँ से देखिएगा, बिजनेस एंड इकोनॉमी, बिजनेस एंड इकोनॉमी के साथ साथ हमारा जो लास्ट इंटरनेशनल का पेज होता है या वर्ड जिस पे लिखा होता है वो पेज होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा हमारा होता है स्पोर्ट्स का पेज। देखिएगा, तो ये 4 पेजेस हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो हमें देते हैं। फर्स्ट पेज, फर्स्ट के साथ साथ बिजनेस एंड इकोनॉमी का पेज, उसके साथ साथ इंटरनेशनल और वर्ल्ड का पेज, और साथ साथ हमारा स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर यही 4 पेजेस हमें पढ़ने जरूरी होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर, जो मैंने इन्हीं 4 पेजेस से कलेक्ट किए हुए हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के साथ, हर एक इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ इंपॉर्टेंट जो साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो मैं डिस्कस करता रहूंगा। बेसिक पॉइंट ये है कि करंट अफेयर पढ़ना और उसे याद करना वो एक टफ टास्क रहता है। पढ़ना बहुत ही आसान है, लेकिन वो एग्जाम टाइम तक याद कैसे रहे, तो बार बार उसको रिवाइज करते चले जाएंगे। रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा फर्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, और हमारा पहला न्यूज आता है, ये देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 280, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अभी हाल ही में आर्टिकल 280 के अंडर क्या किया है, बनाया है 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन, सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, तो ये 16th के बारे में कैसे बात कर लेंगे। देखो, फाइनेंस कमीशन क्या होता है अगर आप लोगों को बताऊं, तो सभी को पता है कि हमारा जो इंडिया है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को संभाल रही है, यूनियन टेरिटरीज को संभाल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन जो बनाया जाता है ये 5-5 साल के लिए बनाया गया, 5-5 ईयर्स के लिए बनाया गया एक कमीशन है, जिसका मेन काम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंड्स को एलोकेट करना। फंड्स मतलब जो भी टैक्स इकट्ठा होता है उस टैक्स में से कितना पोर्शन सेंटर को मिलेगा, कितना पोर्शन स्टेट को मिलेगा, तो उसके बीच में फंड्स का एलोकेशन करना जो काम है, वही बेसिक काम किसका होता है, हमारे फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, मेन पॉइंट आपको पता चल गया। अब फाइनेंस कमीशन 5 सालों के लिए बनाया जाता है, ये पता चल गया। फाइनेंस कमीशन अभी कौन सा चल रहा है, 16th चल रहा है, ये पता चल गया। फाइनेंस कमीशन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, दैट इज आर्टिकल 280 में आता। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन अभी जो बना उसके अभी चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया, तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो पुराने वाइस चेयरमैन हुआ करते थे नीति आयोग के, उसके साथ साथ प्रोफेसर थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उन्हें अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन। तो क्वेश्चन क्या आता है सर, पहले तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सनैलिटी, सिंपल आंसर इज अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने। कौन सा फाइनेंस कमीशन अभी एट प्रेजेंट चल रहा है,
दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन। आगे जो चलेगा वो कौन सा होगा? 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन के बनाए गए कौन है? तो ये भी आप लोगों को पता चल गया। 16th फाइनेंस कमीशन के जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या है? फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंड को एलोकेट करता है। ठीक है, और ना थोड़ी इंफॉर्मेशन और ले लो इसी से ही रिलेट करती हुई। वो क्या इंफॉर्मेशन है? अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके चेयरमैन कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? एन के सिंह। याद रखिएगा, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एन के सिंह हैं। क्लियर है? और 16th के ये भी पता चल गया, जो 16th है 16th के बनाए गए हैं अरविंद पनगड़िया। क्लियर है? चलो, तो ये पॉइंट पता चल गया। और इसका काम क्या है वो भी आप लोगों को पता चल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में फंड को एलोकेट करना। और कभी भी फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन को कंफ्यूज मत करना आपस में। प्लानिंग कमीशन इंडिया में प्लान बनाने के लिए था और फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट के बीच में फंड को एलोकेट करने के लिए है। तो इसका मतलब प्लानिंग कमीशन तो इंडिया में नहीं है, प्लानिंग कमीशन की जगह इंडिया में आ चुका है नीति आयोग। याद रखो, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, नीति आयोग लाया गया। प्लानिंग कमीशन बंद हुआ है, फाइनेंस कमीशन बंद नहीं हुआ है। प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आया है, फाइनेंस कमीशन की जगह नीति आयोग नहीं आया है। क्लियर है? नीति की फुल फॉर्म बता दूं थोड़ा सा, ताकि वैसे तो बार बार बताता रहूंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सा माइंड से अगर निकल जाए तो आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है? फर्स्ट न्यूज क्लियर हुआ फाइनेंस कमीशन के बारे में। ओके, चलिएगा सर नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है। नेक्स्ट न्यूज ये कहता है अभी हाल ही में फर्स्ट एडिशन हुआ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। क्या नाम है? डेजर्ट साइक्लोन। पहली बात तो सर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है? देखो, हमारा देश और दूसरे देश आपस में एक दूसरे के साथ डिफेंस रिलेशन को बूस्ट करने के लिए, डिफेंस रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए अपना अपना कह सकते हैं शक्ति का, अपनी अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं, एक शो करते हैं, ताकि कभी हमें उनकी जरूरत हो तो हम उनके साथ खड़े हो, उन्हें हमारी जरूरत हो तो वो हमारे साथ खड़े हो। सिंपल सी बात है, समझ गए होगे भावनाओं को तो। ठीक है, तो ना यहाँ पर इंडिया और यूएई के बीच में अभी हाल ही में एक नई एक्सरसाइज हुई। एक्सरसाइज होने का मतलब ये नहीं कि वहां पर जा रहे हैं और कपालभाति कर रहे हैं या कुछ और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज की बात नहीं चल रही है। ये एक्सरसाइज है जहां पर दो देशों की सेनाएं, इसमें आर्मी वाले भी हो सकते हैं, नेवी भी हो सकती है, एयरफोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात ये चल रही है, ये तो मिलिट्री एक्सरसाइज की बात चल रही है। तो मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच अभी हाल ही में हुई है, जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन जो पहला पहला जिसका एडिशन था इंडिया और यूएई के बीच हुई, सेकंड से लेकर 15th ऑफ जनवरी तक ये इंडिया में राजस्थान में हुई है। इंडिया में कौन से प्लेस पर हुई है? राजस्थान में। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ सकता है? डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती है? योर आंसर इज यूएई। ओके, desert cyclone exercise recently conducted at which of the following place? Your answer is Rajasthan. Desert cyclone exercise का कौन सा एडिशन था? Your answer is first edition. क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब एक एक न्यूज से आप लोगों को तीन तीन क्वेश्चन बता रहा हूं। ओके, फिर किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज तो इंडिया की यूएई के साथ होती है। मैंने कहा हाँ, ऐसे ही बहुत सारे देशों के साथ होती है, बिल्कुल, उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल, नाम भी अलग अलग होते हैं और बहुत सारे देशों के साथ होती है। सर एक देश के साथ एक ही एक्सरसाइज होती है? नहीं, एक देश के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज भी हो सकती हैं।
ठीक है, जैसे यूएई के साथ पता चल रहा है, जैसे यूएई के साथ अगर पता चल रहा है, एक तो डेजर्ट साइक्लोन है। ओके सर, इससे पहले भी कोई और एक्सरसाइज हुई है? बिल्कुल हुई है। जैसे यूएई के साथ और कौन सी हुई? डेजर्ट ईगल। कौन सी है? डेजर्ट ईगल। देखो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, डेजर्ट ईगल नाम की एक्सरसाइज है। ओके, उसके साथ साथ आगे बात करते हैं, और कौन सी होती है? जैयद तलवार। जैयद तलवार नाम की एक्सरसाइज किसके साथ है? यूएई के साथ। तो ये आप लोगों को पता चला है हमारा यूएई के साथ इंडिया की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। 3 नाम पता चले, एक है डेजर्ट साइक्लोन जो अभी लेटेस्ट हुई है, डेजर्ट साइक्लोन लेटेस्ट हुई है। इसके साथ साथ और कौन कौन सी होती है? डेजर्ट ईगल, और उसके साथ साथ जैयद तलवार। ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती हैं? यूएई के साथ। लेकिन अभी लेटेस्ट कौन सी है, न्यूज कौन सा है? डेजर्ट साइक्लोन का ही है बस। ठीक है, न्यूज एक है, लेकिन न्यूज के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते चले जाओगे। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तो आपने बता दिया डेजर्ट साइक्लोन यूएई के साथ, डेजर्ट ईगल यूएई के साथ, जैयद तलवार एक्सरसाइज यूएई के साथ होती है। ठीक है, याद कैसे रहेगा? मेन पॉइंट तो याद रखना है ना, एग्जाम में हमें याद कैसे रहेगा? अभी तो थोड़ी सी चीजें समझ में आ रही हैं, जब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो याद कैसे रहेगा? मेन पॉइंट, मेन मुद्दा यही है, याद रखना, टेंशन मत लो। जैसे यूएई का पॉइंट आएगा, यूएई का कभी न्यूज आएगा, जैसे आप लोग अब जनवरी से आगे न्यूज पढ़ना शुरू कर दोगे, अप्रैल मई तक, तो जैसे यूएई के बारे में आएगा, ये पुराने पॉइंट रिवाइज कराता चलूंगा, एक एक ऐड करवाता चलूंगा, जो नया होता चला जाएगा। ठीक है, पुराने रिवाइज करते चलो, नए बढ़ते चलो। ओके, देखो ऐसे ही यूएई के बारे में न्यूज में, पुराने न्यूज में चल रहा था कि यूएई के अंदर डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई। डब्ल्यूटीओ तो पता है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? यूएई के अंदर हुई है। यूएई के अंदर अभी हाल ही में कोप 28 नाम की समिट हुई है। कोप होती है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, जो क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे बड़ा सम्मेलन होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे बड़ी समिट होती है कोप समिट। तो कोप 28 भी कहां पर हुई? यूएई के अंदर हुई है। बस इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है यूएई के बारे में। अभी इतने धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। ठीक है, अब यूएई के बारे में, मतलब न्यूज तो सर एक था, न्यूज सिर्फ जनवरी का एक था, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज का फर्स्ट एडिशन इंडिया और यूएई के बीच में राजस्थान में हुआ। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या बताई सर? यूएई के साथ इंडिया की डेजर्ट ईगल भी होती है, जैयद तलवार भी होती है। यूएई के अंदर डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई, और यूएई के अंदर कोप 28 नाम की समिट भी अभी हाल ही में हुई है। समझ गए ना? वही है, बार बार बोल रहा हूं। अब ये मत सोचना बस एक बार यहां पर पढ़ा दिया काम खत्म, नहीं। अगले हफ्ते के न्यूज में, सेकेंड वीक के न्यूज में फिर यूएई आएगा, और ये सारी बातें रिवाइज करवाऊंगा। वो न्यूज पढ़ाकर ये सारी बातें दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। ऐसे ही आपके सामने 5 से 6 बार ये सारी बातें निकल जाएंगी। एग्जाम में याद रहे ना रहे, लेकिन ऑप्शन देकर आंसर जरूर क्लिक कर दोगे। ठीक है, चलो भाई आगे अगले न्यूज पर चलते हैं। ये न्यूज अभी बीच में छोड़ते हैं, न्यूज नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज आता है ये देखो। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड पेट्रोलियम एंड गैस हरदीप सिंह पुरी। क्या नाम है मिनिस्टर का? हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे हाउसिंग के, अर्बन अफेयर के, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहे हैं, जिनका नाम क्या है? हरदीप सिंह पुरी। तो ये जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में इनोग्रेट किया नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 इन न्यू दिल्ली। तो नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल कहां पर हुआ? आपका सिंपल आंसर, नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल हुआ दिल्ली में। इनोग्रेट किसने किया? हाउसिंग, अर्बन अफेयर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने। इसकी बात चल रही है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया ने। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया ने इसे जो है वो ऑर्गेनाइज किया था दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था।
क्लियर है। और यहां पर कहा जा रहा है दिस फेस्टिवल इज द फर्स्ट जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल इन इंडिया। ये इंडिया का पहला जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल था। जीरो वेस्ट स्ट्रीट फूड फेस्टिवल था। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे आएगा। नेशनल स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2023 रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय विच मिनिस्टर, ओके, एट विच प्लेस, बस इतना सा पूछा जा सकता है। बात किसकी चल रही है? स्ट्रीट फूड की। तो यहां पर स्ट्रीट से रिलेट करती हुई मुझे एक योजना, मुझे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान याद आ गया। तो जब मुझे याद आ गया तो आपको भी याद कराता हूं। स्ट्रीट की बात चल रही है तो स्ट्रीट वेंडर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। स्ट्रीट वेंडर के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना शुरू की है, जिस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम प्राइम मिनिस्टर, स्व में स्ट्रीट, STREET, स्ट्रीट, वी क्या है? वेंडर, ओके, स्ट्रीट वेंडर। ए क्या है? आत्मनिर्भर, ओके, आत्मनिर्भर। एन क्या है? पूरा का पूरा ये निधि ऐसे का ऐसा है। तो सर फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। इस योजना में है क्या? इस योजना में जो इंडिया में स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए तक का लोन विदाउट एनी सिक्योरिटी, मतलब अनसेक्योर्ड लोन। अनसेक्योर्ड लोन का मतलब क्या है? विदाउट एनी सिक्योरिटी 10,000 रुपए का लोन स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। स्ट्रीट वेंडर को कितना लोन मिलता है पीएम स्वनिधि में? 10,000 का। पीएम स्वनिधि की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। क्लियर है? हाँ भाई, तो ये सारे पॉइंट उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होंगे। ओके, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है, ये लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज आता है गुजरात हैज एमर्ज एज इंडियाज पेट्रो कैपिटल। इंडिया की पेट्रो कैपिटल को, इंडिया की पेट्रो कैपिटल कौन सी है? इंडिया की पेट्रो कैपिटल, पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है सभी को पता है जामनगर रिफाइनरी में। जामनगर रिफाइनरी है वहां पर। और बात ये चल रही है विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी इन जामनगर एंड ओपल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन दहेज एट दहेज इन भारूच डिस्ट्रिक्ट। जो गुजरात के अंदर ओपल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ साथ जो जामनगर रिफाइनरी है, उस कारण से वहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जिस कारण से पेट्रोलियम का प्रोडक्शन इतना होने के कारण गुजरात अभी हाल ही में इंडिया का पेट्रो कैपिटल कहा गया। इंडिया का पेट्रो कैपिटल कौन सा है? सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इंडिया का पेट्रो कैपिटल कौन सी है? सर गुजरात। इंडिया की पेट्रो कैपिटल, जैसे आप सभी को पता है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कौन सी है? आप कहोगे इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। ये तो सारों को पता है, फाइनेंशियल कैपिटल का भी पता है ना। अगर बात ये पता चले इंडिया की पेट्रो कैपिटल कौन सी है, तो इंडिया की पेट्रो कैपिटल गुजरात है। रीजन है जामनगर रिफाइनरी और ओपल पेट्रो कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिस रीजन की वजह से गुजरात को अभी हाल ही में इंडिया की पेट्रो कैपिटल डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, समझ गए होंगे। सर इसमें कोई बड़ी बात, न्यूज क्या? न्यूज सिर्फ इतना, इंडिया की पेट्रो कैपिटल गुजरात है। ओके, गुजरात के बारे में बात चल रही है, ठीक है। सर गुजरात के बारे में कुछ पिछले महीनों न्यूज चल रहे थे, बिल्कुल देखते हैं। सर गुजरात के बारे में एक तो ये चल रहा था 69th फिल्म फेयर फेस्टिवल 2024 कहां पर होना है? गुजरात में। ये बातें चल रही थी। 69th फिल्म फेयर फेस्टिवल, 69th फिल्म फेयर अवार्ड गुजरात में, ठीक है। उसके साथ साथ ये पता चला अभी हाल ही में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, ये कहां पर हुई थी? 2023 में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। उसके साथ साथ गुजरात के अंदर घोल फिश को अभी स्टेट फिश का खिताब मिला है। गुजरात की गवर्नमेंट ने गुजरात के अंदर घोल फिश को स्टेट फिश डिक्लेयर किया है।
उसके साथ साथ इंडिया का पहला पहला सबमरीन टूरिज्म कहां पर शुरू हुआ है? गुजरात में। तुमने देखा होगा गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी द्वारिका में गए थे, और द्वारिका जो समुद्र के अंदर है उसमें भी वो अंदर जाकर देख कर आए थे द्वारिका को। पता होगा अगर आप लोगों को, तो पूरा का पूरा उन्होंने पूरा डालकर नीचे समुद्र के अंदर घुसे थे, उनके साथ और भी लोग थे, अंदर जाकर दर्शन कर कर आए थे, मोर पंख रखा था, बहुत न्यूज में चल रहे थे, देखा होगा सभी ने। तो अब वहां पर वहां की गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसे स्टेट टूरिज्म बना देते हैं, वहां पर लोग आएंगे और जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे उनको समुद्र से नीचे ले जाकर, समुद्र के अंदर ले जाकर उनको जो असली द्वारिका है श्री कृष्ण भगवान जी का जो प्लेस था, असली द्वारिका का दर्शन करवाया जाएगा। तो सिंपल पता चला, ये भी गुजरात के अंदर अभी हाल ही में, और इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर ये सबमरीन टूरिज्म शुरू हुआ है, मतलब अंदर जाकर जो है वो दिखाया जाएगा द्वारिका को। ठीक है, ये भी पता चल गया। और क्या है, गुजरात के अंदर अभी हाल ही में जो हमारा फर्स्ट डे था, ठीक है, 1 जनवरी को, तो फर्स्ट डे को बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा सूर्य नमस्कार किया वहां पर, और उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया इसका। ओके, परफॉर्मिंग अ मास सूर्य नमस्कार एट 108 प्लेसेस, 108 प्लेसेस पर अप्रोक्सीमेटली 2500 लोगों ने इकट्ठे सूर्य नमस्कार किया है। और ये सूर्य नमस्कार का एक रिकॉर्ड स्टेट लेवल पर, वहां पर स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एक रिकॉर्ड भी तैयार हुआ है, इतने सारे लोगों ने इकट्ठे सूर्य नमस्कार किया है। बस गुजरात के बारे में क्या क्या चल रहा है सर न्यूज में? सर गुजरात के बारे में चल रही थी ये 5-6 बातें, जिसमें से याद कैसे होंगी? मेन बात है सर, आपने तो पढ़ा दी, याद तो हमें करनी है, टेंशन मत लो। जब भी गुजरात का अगले हफ्ते क्वेश्चन आएगा, उससे अगले हफ्ते आएगा, बार बार रिवाइज होते चले जाएंगे, लेकिन आपके माइंड में हमेशा ऑप्शन आने पर स्ट्राइक करेगा ही करेगा। जैसे पेट्रो कैपिटल कौन सी है इंडिया की? आप कहोगे गुजरात। फिल्म फेयर अवार्ड कहां पर? 2024 में गुजरात। ग्लोबल फिशरीज, मछलियों वाली कॉन्फ्रेंस गुजरात के अहमदाबाद में। घोल फिश, जी से घोल, जी से गुजरात, गुजरात की अंदर गुजरात की सरकार ने स्टेट फिश, कौन सी फिश को डिक्लेयर किया है? आप कहोगे घोल फिश को। उसके साथ साथ अगर बात करें तो गुजरात के अंदर, गुजरात इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जहां पर जो है सब मैरीन टूरिज्म की शुरुआत की गई है। और उसके साथ साथ सूर्य नमस्कार 108 प्लेसेस पर सूर्य नमस्कार एक साथ करने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में गुजरात ने अपने नाम किया है। तो जल्दी से ये बताओ, चलो जो भी है समझ में आ तो रहा है ना? हर एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्लासेस तो रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन अपने माइंड में ही जवाब दे लो कि हाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है? चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? ओके, महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दैट द स्टेट विल ऑब्जर्व 15th of January every year as a state sports day। हाँ भाई, 15th of January को कौन सा डे मनाएंगे? स्टेट स्पोर्ट्स डे। वैसे तो स्पोर्ट्स डे हमें पता है कब होता है सर, वैसे तो स्पोर्ट्स डे की अगर बात कर ले, वो तो मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है ना? ये भी सभी को पता है। कब मनाया जाता है ये आप सभी जानते हैं, है ना? मैं ये ऑब्जर्व कर कर चल रहा हूँ, ये मान कर चल रहा हूँ कि इंडिया में स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी की याद में, जिन्हें जो हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनकी याद में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ये सभी को पता है ना? लेकिन बात चल रही है स्टेट का, महाराष्ट्र का स्पोर्ट्स डे, वो अलग आ गया। ये पहली बार डिक्लेयर हुआ। महाराष्ट्र ने कहा कि हम अपना स्पोर्ट्स डे स्टेट लेवल पर भी डिक्लेयर करेंगे। स्टेट लेवल पर किसकी याद में डिक्लेयर करोगे? वो है जिनका नाम क्या है? काशाबा जाधव। ओके, काशाबा जाधव जी की याद में, काशाबा जाधव जी की याद में मनाया जाएगा। और क्यों मनाया जाएगा? कौन थे ये? वो एक माने ताने रेसलर थे, ये पहले इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर, बात ये चल रही है देखो, फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिपेंडेंट मेडल, पहले इंडियन जिन्होंने इंडिपेंडेंट मेडल जीता था
ओलंपिक्स के अंदर 1952 में। 1952 में ओलंपिक के अंदर इंडिपेंडेंट मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन थे काशाबा जाधव, जिनकी याद में 15 जनवरी को स्टेट ने डिक्लेयर किया हम डे मनाएंगे। कौन सा डे मनाएंगे? महाराष्ट्र स्टेट स्पोर्ट्स डे। महाराष्ट्र स्टेट्स स्पोर्ट्स डे। क्लियर है? महाराष्ट्र की सरकार ने कहा हम अपना स्पोर्ट्स डे अलग बनाए। वैसे 15 जनवरी को एक और डे भी होता है, आर्मी डे। 15 जनवरी को आर्मी डे तो होता ही होता है सर। आर्मी डे के साथ साथ अब महाराष्ट्र का स्टेट स्पोर्ट्स डे भी मनाया जाएगा। ठीक है, बात किसकी चल रही है सर? महाराष्ट्र की। अभी हमने गुजरात पढ़ा, तो महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में देखने से पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये पर्सन जो है वो पहले ओलंपिक्स के अंदर इंडिपेंडेंट मेडल जीतने वाले पर्सन थे। ठीक है, ओलंपिक्स की बात चल रही है, ओलंपिक्स की बात चल रही है, तो सर ओलंपिक्स के बारे में क्या पता है आपको? ओलंपिक्स के बारे में ये पता है, ये जो ओलंपिक्स के अंदर ओलंपिक में 5 रिंग्स होते हैं, ये 5 रिंग्स किसको डिनोट करते हैं? सभी को पता है, पांचों के पांचों कॉन्टिनेंट्स को डिनोट करते हैं। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। पता है ना, ये 5 रिंग्स किसको डिनोट करते हैं? उसके साथ साथ सर ओलंपिक्स जो है वो कहाँ पर होने वाले हैं या कहाँ पर हुए थे, ये बात चल रही है समर ओलंपिक्स पर। समर ओलंपिक्स लास्ट जो हुए थे वो जापान टोक्यो में हुए थे इस साल, पेरिस फ्रांस में। उसके 4 साल बाद लॉस एंजल्स यूएसए में, और उसके 4 साल बाद ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने हैं। याद रखना, अपकमिंग ओलंपिक्स इस साल कहां पर है? पेरिस में। उससे 4 साल बाद यूएसए में, लॉस एंजल्स में। उससे अगली बार वो ने ऑस्ट्रेलिया में। ओलंपिक्स का जब भी आएगा बार बार ये देखते चला जाना। अभी हुए कहां थे? 2020 वाले कोविड के कारण 21 में हुए थे जापान टोक्यो में। आफ्टर दैट इन 2024 पेरिस फ्रांस, इन 2028 लॉस एंजल्स यूएसए, इन 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। दैट आर समर ओलंपिक। If we discuss about the winter Olympic चाइना में, आफ्टर 4 years मिलन इटली में, मतलब इन 2026 मिलन इटली में। ठीक है, याद रखना है इसके बारे में। ओलंपिक्स के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और ओलंपिक्स के अंदर इंडिपेंडेंट मेडल जीतने वाले फर्स्ट इंडियन जिनका नाम काशाबा जाधव था, उनकी याद में 15 जनवरी आर्मी डे वाले दिन ही मनाया जाएगा महाराष्ट्र का स्टेट स्पोर्ट्स डे। ठीक है, चलो पता चल गया सर। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा ये। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। हाँ भाई, अभी तक तो सैनिक स्कूल सुने थे, बिल्कुल सुने थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था मेल्स का फीमेल्स का नहीं। अब सुन रहे हैं ऑल गर्ल्स। ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर ओपन हुआ है? दैट इज इंडियाज फर्स्ट। जब भी कोई इंडियाज फर्स्ट हो, वर्ल्ड्स फर्स्ट हो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनी जाता है। जब इंडिया का पहला है, इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर बना है? आपका आंसर क्या है? ये बना है वृंदावन मथुरा में। वृंदावन मथुरा सभी को पता है यूपी में पड़ता है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, वृंदावन प्लेस है। मथुरा डिस्ट्रिक्ट के वृंदावन प्लेस में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये खुल रहा है इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, जिसका नाम क्या है? संविद गुरुकुलम। संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। तो पता चल गया बस, और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 2024 से इन्होंने अपना नया सेशन शुरू कर देना। इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वृंदावन के अंदर खुल रहा है। चल गया पता? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना सा। इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहां पर? वृंदावन में। वृंदावन कहां पर है? यूपी के अंदर है। यूपी के बारे में बात कर ले। यूपी के बारे में सर, यूपी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भी बन रहा है नोएडा में। पुराना न्यूज है लेकिन पता होना चाहिए। नया न्यूज सिर्फ यही है जनवरी का, उसके साथ पुराने वाले रिवाइज करते हैं। रिवाइज तो तब करेंगे जब पहले पढ़े होंगे। नहीं, टेंशन मत लो, ये याद नहीं भी हो इनमें से। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले इंफॉर्मेशन दी थी, कौन से स्टेट की दी थी?
अभी अभी कौन सा स्टेट आप लोगों को पढ़ाया था सर? वो आपने इस ओलंपिक वाले क्वेश्चन से पहले सारा का सारा जो स्टेट पढ़ाया था वो था हमारा गुजरात। और गुजरात के बारे में 6 पॉइंट पढ़ाए थे। 6 में से अगर आपको 2 भी याद रह जाए ना, इनफ है। अब आगे जब बढ़ते चले जाओगे, जब बार बार रिवाइज कराता चला जाऊंगा तो और देखते चले जाना, फिर 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 4 हो जाएंगे, तभी तो याद होंगे। ठीक है, चलो। यूपी के बारे में पता चला, इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल आपने कहा यूपी मेरे वृंदावन के अंदर। ओके, यूपी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज भी बन रहा है। ठीक है, यूपी ने किसानों के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है फार्मर्स के लिए। यूपी के अंदर इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप ये भी यूपी के अंदर बनाया जा रहा है। इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप कौन बना रहा है? यूपी बना रहा है। तो यूपी के बारे में क्या क्या पॉइंट पता चले? इंडिया का पहला एजुकेशन टाउनशिप यूपी, पंचामृत योजना यूपी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज यूपी, और इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल यूपी। क्लियर है? 4 पॉइंट पता चले, 4 में से 2 भी याद रह जाए, इनफ है। धीरे धीरे कर कर 4 के 4 याद होंगे और जो आगे पढ़ाऊंगा वो भी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें यह कहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस मिल रहा है हैती कम्युनिटी को। हैती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जा रहा है। हैती कम्युनिटी जो हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रहती है। हैती कम्युनिटी जो हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसगिरी एरिया में रहती है, उस कम्युनिटी को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जा रहा है। क्लियर है? बस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गिव द स्टेटस ऑफ एसटी टू हैती कम्युनिटी। तो कौन सा स्टेट अभी हाल ही में हैती कम्युनिटी को एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे रहा है? आपका आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। बस। ठीक है, अभी 2 स्टेट ही याद हुई हैं, ऐसे धीरे धीरे करके सारी स्टेट्स हो जाएंगी। फर्स्ट क्लास है जिस कारण से इतना ज्यादा बर्डन नहीं दूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके और भी याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं अगले न्यूज की और अगला न्यूज आता है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मेंबर हुआ करते थे। जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मेंबर हुआ करते थे। 2006 के अंदर ये ब्रिक्स बनाया गया था। ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोऑपरेट करने के लिए ये ब्रिक्स नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना 4 देश थे। उसके बाद इसके अंदर साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। पहले जब बना था ना 2006 में तो 4 ही देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर इसके बाद साउथ अफ्रीका जुड़ा था 2010 में। ओके, 5 देश हो गए थे, ब्रिक्स बन गया था, BRICS ब्रिक्स। अब बात चल रही है इसके अंदर 5 और जुड़ गए, अब ब्रिक्स में 10 देश हो गए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नए देश मेंबर बनते हैं तो हमारे एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले तो 5 थे, नाम से ही पता चल रहा था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब यहां पर 5 और बने। कौन कौन से बने सर? 5 और का नाम हमें याद रखना होगा। एक बना इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, अपने माइंड में याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स के अंदर 5 नए देश बने। ब्रिक्स है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपने नाम सुना WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, वैसे ही ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पहले 5 देश थे, अब 5 और जुड़ गए। वो 5 कौन से हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, 5 नए देश मेंबर बने हैं। किसके? ये बने हैं ब्रिक्स के। ठीक है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? 2006 में बना था। और ब्रिक्स के अंदर कितने मेंबर हैं? पहले 5 थे, अब 10 हो गए। 5 कौन से नए बने? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। क्लियर है?
ठीक है, ब्रिक्स के बारे में और बात करते हैं। सर ये ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर एक बैंक बनाया हुआ है जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक। ओके, ब्रिक्स बैंक, और इसका एक और नाम भी है, एनडीबी। ब्रिक्स बैंक का दूसरा नाम एनडीबी। एनडीबी की फुल फॉर्म सर न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का चेयरपर्सन कौन है? डिलीमा रूसेफ। डिलीमा रूसेफ ब्राजील की प्रेसिडेंट हुआ करती थी, डिलीमा रूसेफ। ये प्रेसिडेंट बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की। न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक मतलब ब्रिक्स देशों ने मिलकर बैंक बनाया हुआ था। ब्रिक्स बैंक आपस में एक दूसरे को लोन देने के लिए ना, पांचों देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया था ब्रिक्स बैंक, जिसका नाम दूसरा नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट डिलीमा रूसेफ, जो ब्राजील की प्रेसिडेंट हुआ करती थी। ठीक है, और ये भी याद रखो, ये जो ब्रिक्स है ना, ये जो ब्रिक्स सम्मेलन होते हैं, ब्रिक्स समिट होती हैं, ये सीक्वेंस में चलती है। ब्राजील में, रशिया में होगी, फिर इंडिया में होगी, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर साउथ अफ्रीका से होकर फिर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये सीक्वेंस में चलती चली जाती है। ठीक है, जैसे बात कर लेते हैं जो ब्रिक्स की 15th समिट हुई 2023 में। 2023 में जो 15th समिट थी ब्रिक्स की, ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अंदर 15th समिट हुई थी। तो 15th समिट साउथ अफ्रीका, उसके बाद फिर ब्राजील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, फिर ब्राजील, रशिया, ऐसे सीक्वेंस चलता चला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज क्या आता है? अब छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट से हैं। अभी बिटकॉइन का नाम सुना है, क्रिप्टो करेंसी का नाम सभी ने सुना, बिल्कुल सुना है। तो बात ये चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में कौन सा प्लेस इंडिया का टॉप पर है? दिल्ली। बस इतने ज्यादा डिटेल में जाकर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे सीयूईटी में आपके एग्जाम में, लेकिन थोड़े थोड़े से पता होने चाहिए। हाँ भाई, कि इंडिया का क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में कौन सा प्लेस टॉप पर रहा है? इंडिया का क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में दिल्ली टॉप पर रहा है। दिल्ली के बाद बेंगलुरु, फिर मुंबई। पहले नंबर पर दिल्ली, फिर बेंगलुरु, फिर मुंबई। तो क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन में कौन सा प्लेस टॉप पर है? दिल्ली। ठीक है, ओके, अगले न्यूज की ओर चलते हैं। अगला न्यूज आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी हाल ही में कंप्लीट किए 9 years ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग एलईडी लाइट्स अंडर द फ्लैगशिप उजाला योजना। कौन सी योजना? उजाला। उजाला योजना पता है? अब बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सेकेंड। हमारे ना 3 योजनाएं हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एक है उदय, एक है उजाला, और एक है उज्ज्वला। उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला, उजाला और उदय। उदय की फुल फॉर्म है उन, यहां पर देखो, उदय, उजाला और उज्ज्वला। ठीक है, अब यहां पर ये तीनों की तीनों योजनाएं अलग अलग चीजों से रिलेट करती हैं। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उज्ज्वल उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये है उजाला। उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। और उज्ज्वला, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, उदय, उजाला, उज्ज्वला। उदय की क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उजाला की क्या है? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उज्ज्वला, इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है। ये आपको पता चल रहा होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करती है। 20 यहाँ पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने से, लोगों के घरों में सभी के पास बिजली हो, उससे रिलेट करती है। उजाला एलईडी बल्ब से रिलेट करती है, और ये उज्ज्वला एलपीजी से रिलेट करती है। ये सभी ने सुनी होंगी, तीनों योजनाएं सुन रखी हैं। पेट्रोल पंप के बाद बहुत बार लिखा होता है, बिजली बोर्ड इसके बाद उजाला योजना के बारे में और उदय के बारे में लिखा होता है। देखा करो इधर उधर, सीधे स्ट्रेट मत चला करो। ठीक है, हमेशा जब भी रास्ते में जाओ इधर उधर जरूर देखा करो।
लेकिन ढंग की चीज़ें, ठीक है। ये नहीं कि कोई जा रहा है उसको देख रहे हो, नहीं, जो चीज़ लिखा है उसके बारे में पढ़ना। तो उदय उजाला उज्ज्वला पता चल गया। तो अभी हाल ही में हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो उजाला योजना है, उजाला योजना को 9 साल पूरे किए हैं, और 9 साल के अंदर अंदर इन्होंने 36.8 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 36.8 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इन 9 सालों में हमारे देश की गवर्नमेंट ने, जिससे जो कह रहे हैं कि 48.42 बिलियन किलोवाट पर हार पर एनम का जो बिजली है वो बचा है, ठीक है। तो इतने सारे बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए, 36.8 करोड़ एलईडी बल्ब इस योजना में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया था, ठीक है। योजना याद रखना, उजाला एलईडी से, उज्ज्वला एलपीजी से, उदय 24/7 इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेट करती है, ठीक है। चलो, ये न्यूज़ भी क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं हम अगले न्यूज़ पर। प्रोफेसर BR काम्बोज, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, वाइस चांसलर हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है, जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में है, उसके वीसी हैं BR काम्बोज। BR काम्बोज को अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन का नाम सुना आपने? ग्रीन रेवोल्यूशन तो जरूर जरूर सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है सर? ग्रीन रेवोल्यूशन जो एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, सभी को पता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। यस, द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन की बात चल रही है। MS स्वामीनाथन जी की याद में जो अवार्ड दिए जाते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, वो अभी हाल ही में अवार्ड किसे मिला मिला है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी, जिनका नाम BR काम्बोज है, उन्हें अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है? 2 लाख रुपए मिलते हैं, मेडल मिलता है, उसके साथ साथ बहुत सारा सम्मान मिलता है, रेपुटेशन मिलती है। समझ रहे होगे कौन सा अवार्ड है? MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा के वीसी BR काम्बोज को। क्लियर है? बस, MS स्वामीनाथन इज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके साथ साथ आप सभी को पता है, उसके साथ साथ अगर बात करें तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अमूल की स्थापना की थी। पता है ना, बहुत सारे ना रेवोल्यूशंस हैं, ग्रीन, ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, गोल्डन, सिल्वर, सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर। इसकी एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बनाकर दी हुई है। आप लोग शुभम सर से रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो रेवोल्यूशंस इन इंडिया उस वीडियो का नाम है। तो ये पता चल गया आप लोगों को। तो ये MS स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला है? BR काम्बोज को। अवार्ड्स की बात चल रही है, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में यहाँ पर एक और नाम बहुत ही बड़ा आया, लॉरियल ब्यूटी एम्पायर की मालकिन। लॉरियल ब्यूटी एम्पायर की मालकिन जिनका नाम क्या है? देखिएगा, फ्रांसकॉइस बैटरकॉट मिएट्स। इनको अभी हाल ही में, टू द लॉरियल ब्यूटी एम्पायर हैज मेड अ हिस्ट्री, बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड $100 बिलियन, 100 बिलियन को होल्ड करने वाली ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग नाम याद रख लेना, सिर्फ और सिर्फ मेयर्स। ओके, मेयर्स। ये लॉरियल ब्यूटी की है, इन्होंने 100 बिलियन जो है वो होल्ड किया है। इतना सारा पैसा कमाने वाली लॉरियल की मालकिन मेयर्स, जिसका नाम अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में आया है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में आया है, ठीक है। ये वर्ल्ड की 12 रिचेस्ट में से एक है, जिनका नाम है मेयर्स, बस, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हाल ही में पैसों की बात चल रही है, तो फोर्ब्स की लिस्ट में, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट की लिस्ट में किसका नाम है? पोलैंड की टेनिस प्लेयर ईगा स्वेतलिक का। पोलैंड की टेनिस प्लेयर ईगा स्वेतलिक का। तो ईगा स्वेतलिक की बात चल रही है, जिन्होंने अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन भी जीता था। कौन सा ओपन? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन टेनिस का एक माना ताना खिताब
फ्रेंच ओपन ईगा स्वेतलिक ने जीता था। ईगा स्वेतलिक हाईएस्ट पेड वुमेन्स में अभी हाल ही में फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुई हैं। ईगा स्वेतलिक है कौन से देश की? पोलैंड की। कौन से स्पोर्ट्स खेलती हैं? टेनिस खेलती हैं। क्या जीता था? फ्रेंच ओपन। अब याद रखना थोड़ा मुश्किल है सारी चीज़ें, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। अब ये टेनिस की बात चल रही है, बार बार रिवाइज करवाता चलूंगा। टेनिस के एक साल में 4 खिताब होते हैं, बताओ अगर किसी को। सर टेनिस में एक होता है पहला पहला साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विमल्डन, चौथा होता है यूएस ओपन। पता होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला पहला, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विमल्डन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। साल में, एक साल में टेनिस के 4 खिताब होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन क्ले पर होता है, विमल्डन ग्रास पे होता है, और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे होता है। साल में 4 खिताब होते हैं। इन चारों के विनर मेंस में और वुमेन्स में याद रखने कंपलसरी हैं। चारों के विनर्स आप लोगों को याद रखने कंपलसरी है, लेकिन धीरे धीरे करके सारे के सारे याद करा दूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो, ईगा स्वेतलिक हाईएस्ट पेड एथलीट में फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुई है। ओके, दूसरा पॉइंट, अभी हाल ही में टेनिस के 4 खिताबों में, इस 4 खिताबों के नाम कौन से और उसका सीक्वेंस। टेनिस के 4, इनको खिताब में बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। ओके, क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम। ग्रैंड स्लैम टेनिस के होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विमल्डन और चौथा यूएस ओपन होता है। क्या होते हैं ये? ग्रैंड स्लैम। एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लास में, एक स्टूडेंट बोला सर ये ग्रैंड स्लैम, एक ग्रैंड प्री भी होते हैं, एक ग्रैंड मास्टर भी होते हैं, इसमें क्या फर्क है? मैंने कहा गुड क्वेश्चन। मैंने कहा देखो बेटा, एक होते हैं ग्रैंड स्लैम, ये ग्रैंड स्लैम तो होता है टेनिस का। ओके, एक होते हैं ग्रैंड प्री। ग्रैंड प्री जो होते हैं ये किसके होते हैं? हाँ भाई, उसके साथ एक और कौन सा होता है? ग्रैंड, हाँ भाई, मास्टर। ग्रैंड मास्टर होता है चेस का। ग्रैंड प्री होते हैं फॉर्मूला 1 रेस, मर्सिडीज की, फरारी की जो रेस होती है। ठीक है, ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 गाड़ियों की रेस होती है, ग्रैंड मास्टर चेस का होता है, ग्रैंड स्लैम टेनिस का होता है। क्लियर? चलो, और ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, पता चल गया। नेक्स्ट न्यूज, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज अ ग्लोबल फैमिली डे। ओके, बस इतना से याद रखना है। ग्लोबल फैमिली डे, जिसका दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड पीस डे। वर्ल्ड पीस डे 1 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिली। एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथनिंग फैमिली। तो कौन सा डे है? वर्ल्ड पीस डे और ग्लोबल फैमिली डे। उसके साथ साथ डीआरडीओ का नाम सभी ने सुना होगा। डीआरडीओ का फाउंडेशन डे भी होता है 1 जनवरी को। डीआरडीओ का फाउंडेशन डे 1 जनवरी को। उसके साथ साथ वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल पता है ना, जो लोग देख नहीं सकते, वो अपनी सरफेस से उठी हुई जो लैंग्वेज होती है, जिसको टच कर कर पहचाना जा सकता है, ठीक है, वो ब्रेल लैंग्वेज होती है, ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। तो ब्रेल डे भी मनाया जाता है उनकी याद में 4 जनवरी को। लुइस ब्रेल हुआ करते थे, लुइस ब्रेल की याद में, जिन्होंने इस लैंग्वेज को इन्वेंट किया था, लुइस ब्रेल, उनकी याद में ये ब्रेल डे मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये सारे आप लोगों को जो न्यूज़ पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं जनवरी वीक 1 के। ठीक है, और बहुत सारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कंफ्यूज मत होना। धीरे धीरे करके, अभी तो फर्स्ट ही क्लास है, धीरे धीरे करके बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को साथ साथ शेयर करता चलूँगा, साथ साथ आगे बढ़ाता चलूँगा, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से हर एक चीज़ को, हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है, जैसे मैंने गुजरात के बारे में बात किया और गुजरात के बारे में सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली, फिर महाराष्ट्र के बारे में बात किया, फिर महाराष्ट्र की सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली, 2 ही स्टेट लिए। ऐसे ही आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे ये वाली स्टेट्स को रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, ये वाली स्टेट्स को रिवाइज करते चलेंगे, और जो आगे दूसरी स्टेट्स आने वाली हैं वो दूसरी स्टेट्स को पढ़ते चलेंगे। पुराने वाले रिवाइज करो, नए वाले पढ़ते चलो। इस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू
करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है जनवरी का वीक 2, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। और पीडीएफ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। शुभम सर को बोल दीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।